मित्रों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार के तीसरे कार्यकाल का 1 वर्ष पूर्ण हुआ है और इस प्रकार प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार के 11 वर्ष पूर्ण हुए हैं और इस संदर्भ में देश के भिन्न भिन्न स्थानों पर हम लोग जाकर इस विषय को जनता के मध्य रख रहे हैं। ये 11 वर्ष का समय भारत के इतिहास में अभूतपूर्व और ऐतिहासिक रहा है, क्योंकि इन 11 वर्षों में सिर्फ सरकार ही नहीं बदली है, देश की सोच भी बदली है, देश का स्वाभिमान भी बदला है और देश का आत्मबल भी बदला है, जिसका प्रमाण हाल ही में संपन्न भारतीय सेना के अप्रतिम शौर्य का प्रतीक ऑपरेशन सिंदूर रहा है। इस कार्यकाल के दौरान जन जन तक शासन और सत्ता का लाभ पहुंचाने का अभूतपूर्व कार्य हुआ है। जो 55 करोड़ लोगों को जनधन अकाउंट्स मिले, ये वर्ल्ड का बिगेस्ट फाइनेंशियल इंक्लूजन था। इसी कार्यकाल के दौरान भारत ने इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र में अभूतपूर्व छलांग लगाई है, ऊर्जा के क्षेत्र में अभूतपूर्व छलांग लगाई है, रेलवे का 100% इलेक्ट्रिफिकेशन हो गया है, एयरपोर्ट्स की संख्या 2 गुनी हो गई है। वो सारे विषय जो पूर्ववर्ती कार्य में सरकारें भी करती रहीं, वो कहीं बेहतर तरीके से, कहीं द्रुत गति से, पूर्ण पारदर्शिता के साथ, बिना किसी भ्रष्टाचार के आरोप के हुए हैं। इसके साथ ही साथ इस कार्यकाल में भारत विश्व की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बना है, चौथा बड़ा स्टॉक एक्सचेंज बना है, तीसरा बड़ा ऑटोमोबाइल का मैन्युफैक्चरर बना है, दूसरा बड़ा मोबाइल हैंडसेट का मैन्युफैक्चरर बना है। और वो भारत जिसके बारे में पूर्ववर्ती कार्यकाल के सरकार के वित्त मंत्री चिदम्बरम साहब का संसद के पटल पर दिया गया बयान है कि उन्होंने कहा था कि साहब डिजिटल ट्रांजैक्शन इस देश में कैसे हो सकता है, लोग टेक्नोलॉजी को कम समझते हैं, शिक्षा का स्तर कम है। मोदी जी को पूर्ण विश्वास था भारत की क्षमता पर। आज डिजिटल ट्रांजैक्शन में हम दुनिया के नंबर 1 के देश बने। अर्थात विकास और नए स्वरूप में भारत आज एक नए प्रतिमान की तरफ आगे बढ़ रहा है। इसके साथ साथ कुछ ऐसे कार्य जो आज़ादी के समय के बाद के थे, यानी जो ये कहा जाता था कभी नहीं हो पाएंगे, जैसे धारा 370 और श्री राम जन्मभूमि का मंदिर पे भव्य मंदिर का निर्माण, वो सारे कार्य भी चरितार्थ हुए। और सबसे बड़ा अंतर यह आया कि भारत ने अपनी छवि सॉफ्ट स्टेट के रूप में समाप्त हो गई। अब यह साफ स्पष्ट उभर के आया है कि वो दिन चले गए जब भारत में आतंकवादी हमले होते थे और हम शांति वार्ता करते रहते थे और कहते थे कि आतंकवादी हमलों से शांति वार्ता प्रभावित नहीं होगी। वो दिन चले गए जब 15 जुलाई 2011 को राहुल गांधी ने ये कहा था, राहुल गांधी जी ने, कि आतंकवाद पे नियंत्रण पूर्णता संभव ही नहीं है। परंतु आज जिस ढंग से भारत ने 2016 में सर्जिकल स्ट्राइक, 2019 में बालाकोट स्ट्राइक और इस बार ऑपरेशन सिंदूर करके दिखाया है, इसने भी एक बहुत बड़ा परिवर्तन भारत की सोच के बारे में दुनिया में स्थापित किया है। डिफेंस प्रोडक्शन में हम दुनिया के नंबर 1 के देश बने हैं, मतलब दुनिया के अग्रणी देशों में से एक बने हैं। लंबे समय के बाद भारत उस स्थिति में दिखाई पड़ रहा है जो उसकी वास्तविक शक्ति होनी चाहिए थी। आज हमारा डिफेंस प्रोडक्शन 1,23,000 करोड़ रुपए तक पहुंचा है। 23,000 करोड़ रुपए का हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, जो पहले कल्पना से परे था कि भारत रक्षा उत्पादों का एक्सपोर्ट कर सकेगा। और इसके अतिरिक्त विदेश नीति के संदर्भ में देखें तो हमने अभूतपूर्व सफलताएं हासिल की हैं। हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी मॉर्निंग कंसल्टेंट की रेटिंग में लगातार विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता के रूप में स्थापित हुए हैं। हमें अमेरिका से प्रीडेटर ड्रोन भी कॉन्ट्रैक्ट हुआ है और रशिया से S-400 भी मिला है। हमने रशिया से ऑयल भी लिया है और इसके बावजूद क्वाड के मेंबर भी रहे हैं। ऐसी अनेक चीज़ें हैं जो कि उभर कर सामने आती हुई दिखाई पड़ी। इसलिए श्याम स्टील फ्लेक्सी स्ट्रॉन्ग TMT बार, ये स्ट्रॉन्ग के साथ फ्लेक्सिबल भी है। आपदा मुसीबत कोई भी आए, ये घर को अटूट बनाए। जब TMT फ्लेक्सी स्ट्रॉन्ग, तो घर रहे हमेशा के लिए स्ट्रॉन्ग। मैं कहना चाहूंगा कि इन 11 वर्षों में भारत की शक्ति, सुरक्षा, समृद्धि और समरसता तीनों में युगांतर स्थापित हुआ है। तो जिसे मैं एक बिंदु में कहना चाहूंगा कि स्वप्न देखा था कभी, वो आज हर धड़कन में है। स्वप्न देखा था कभी, वो आज हर धड़कन में है।
एक नया भारत बनाने का इरादा मन में है और बढ़ रहे हैं हम प्रगति की ओर जिस रफ्तार से, कर रहा है विश्व भी हमको नमन उस पार से। देखिए, पहली बात तो राहुल गांधी जी किन बातों को कहते हैं और उनकी बातों को कितनी गंभीरता से लिया जाना चाहिए, ये अपने आप में एक बहुत विचारणीय विषय है इस देश के सामने। नेता प्रतिपक्ष रहते हुए अभी कुछ दिन पहले उन्होंने जो बयान दिया था प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के बारे में सरेंडर का, यह शब्द तो पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने नहीं प्रयोग किया, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने प्रयोग नहीं किया, पाकिस्तान के किसी आतंकी संगठन ने प्रयोग नहीं किया, मसूद अजहर और हाफिज सईद ने नहीं प्रयोग किया। इस ढंग की बातें बोलने वाले नेता को क्या नेता प्रतिपक्ष के रूप में होने पे ये कांग्रेस पार्टी के लिए विचार का विषय। अब जो उन्होंने वर्तमान में बोला है तथ्यात्मक आधार पर बहुत स्पष्ट कहा जा सकता है, इसके सारे जवाब चुनाव आयोग दे चुका है। अब ये नहीं समझ में आता है कि जिस व्यक्ति को क्या चुनाव की प्रक्रिया की बेसिक समझ नहीं है, वो कह रहे हैं चुनाव आयोग सूची को जारी क्यों नहीं करता। भाई, चुनाव मतदाता सूची अवेलेबल रहती है, कोई जाके चेक कर सकता है। अब वो ये कह रहे हैं कि साहब हमने ये कहा था कि 5 बजे के बाद कितने लोगों ने वोट किया। अरे, आपके इलेक्शन एजेंट थे वहां पे, हर बूथ पे आपके एजेंट ने फाइनली साइन किया है और फाइनली उसको सील किया है। हम अपने एजेंट से पूछिए अगर आपको ये आपत्ति लगती थी। परंतु मैं मूल बात कहना चाहता हूं, ये जून 2025 है, आपातकाल के 50 वर्ष पूर्ण हुए। मानसिकता 50 साल में नहीं बदली है, पीढ़ियां 3 बदल गई हैं, कांग्रेस की मानसिकता नहीं बदली है। 1975 में कहा गया था इंडिया इज इंदिरा एंड इंदिरा इज इंडिया, यानी मैं ही देश हूं। आज ये राहुल गांधी करें आई एम द कॉन्स्टिट्यूशन, आई एम द इंस्टीट्यूशन। संविधान या संवैधानिक संस्था जब तक मेरे अनुकूल है तब तक वह संवैधानिक संस्था की गरिमा है, अन्यथा संवैधानिक संस्था की गरिमा नहीं है। ठीक वैसे ही जैसे इनकी दादी ने भारत के इतिहास में, अब यह भी एक संयोग समझिए, उच्च न्यायालय के द्वारा चुनावी धांधली में दोषी पाए जाने वाली देश की इकलौती प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी है, जिनकी सदस्यता चुनाव में उनके द्वारा सत्ता के दुरुपयोग के कारण इलाहाबाद उच्च न्यायालय के द्वारा निरस्त की गई थी। और तब उन्होंने सारे संविधान कानून को ताक पे रख दिया था कि हुकूमत मेरी रहेगी, सारे संविधान और संवैधानिक नियम कानून ताक पर। आज राहुल गांधी जी यही कह रहे हैं मेरी हुकूमत रहेगी, संविधान कानून ताक पर, और अगर मेरी हुकूमत नहीं रहेगी तो मैं संवैधानिक संस्थाओं को किसी भी प्रकार से उनकी गरिमा को नष्ट करूंगा। और मैं एक और बात कह दूं, इससे पूर्व भी एक इसका ये भी आप एंगल समझिए, राहुल गांधी जी को किस पर विश्वास है? वो सेना पर विश्वास कर चुके हैं, वो उससे पहले एयरफोर्स पर विश्वास कर चुके हैं, वो भारत की मीडिया पर विश्वास कर चुके हैं, वो वैक्सीन निकला था तो उन्होंने मोविड बोला था, वैक्सीन की गुणवत्ता पर विश्वास कर चुके हैं, जब राम मंदिर का उद्घाटन हुआ था तो मुहूर्त पर विश्वास कर चुके हैं। अब अगर आप देखिए तो हमने कितना वहां घुसकर पाकिस्तान में मारा, उस पर उनको विश्वास नहीं है। हमें क्या कोई क्षति हुई या नहीं, इसके ऊपर उनको ज्यादा विश्वास है। तो मुझे लगता है कि जो अविश्वास और भ्रम से इतना भरा हुआ व्यक्ति हो, उसको समझाना शायद सिर्फ कांग्रेसियों की बस की हो सकता। और तो और छोड़िए, ऑपरेशन सिंदूर के बाद उनके नेता जो गए भारत का पक्ष रखने, उन पे उनको अविश्वास है। तो राहुल गांधी जी के लिए एक ही पंक्ति कहना चाहूंगा, भाई अगर आप वहम में जी रहे हैं तो वहम की दवा नहीं होती। एक लाइन है जो कहा जाता, हमारे यहाँ माना जाता है कि धन्वंतरी वैद्य सर्वोच्च माने गए हैं, जिनके पास सभी प्रकार के रोगों की मुक्ति का इलाज है। वैसे ही इस्लामी परंपरा में हकीम लुकमान माने गए हैं। तो मैं उनको समर्पित करते हुए कहता हूँ राहुल गांधी जी के लिए कि इसमें क्या रखा है, देखे है जो तू आन के पास, बदगुमा वहम की दारू नहीं लुकमान के पास। अच्छा सर, अभी तो राहुल गांधी जी को अगर ना पता हो, महाराष्ट्र में ऐसी अनेक कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं जहां पर वोटर्स की संख्या बहुत बड़ी थी और भाजपा बहुत मतलब बुरी तरीके से हारी है। नागपुर वेस्ट है, मुंबई की वेस्ट की सीट है, ये स्टाइल का मामला है। रूपा फ्रंटलाइन।